नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड के एक ऐसे शहर की कहानी में उतर रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही नाम से जानते हैं, इस्पात नगरी। हम्म। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि ये कहानी स्टील से कहीं ज्यादा गहरी है। हम बात कर रहे हैं बोकारो की। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए नोट्स का एक पूरा संग्रह है। तो हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, नहीं। बल्कि इन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटा सा गांव माराफारी देश के औद्योगिक नक्शे पर एक पावर हाउस बनकर उभरा। तो चलिए इस शहर की परतें खोलते हैं। सबसे पहले इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। स्रोतों के मुताबिक बोकारो एक जिले के तौर पर 1 अप्रैल 1991 को अस्तित्व में आया। हाँ, मतलब ये बहुत पुराना जिला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसे धनबाद और गिरिडीह के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया था। सही कहा। और इसकी लोकेशन बड़ी दिलचस्प है। नक्शे पर अगर देखें तो ये झारखंड के पूर्वी हिस्से में है, जिसकी सीमा सीधे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से लगती अच्छा है। अच्छा। और यहीं पर एक मजेदार तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बोकारो झारखंड का वो जिला है जो पश्चिम बंगाल को तो छूता है पर बिहार को नहीं, ओह, ये तो दिलचस्प है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके उत्तर में गिरिडीह और हजारीबाग आ जाते हैं जो इसे बिहार से अलग कर देते हैं। और ये छोटी सी भौगोलिक जानकारी इसे एक अहम ट्रांसपोर्ट और ट्रेड हब बना देती है। और इसके नाम भी तो हैं, इस्पात नगरी तो सब जानते हैं, लेकिन इसे भारत का शेफील्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल। शेफील्ड, जो ब्रिटेन में स्टील उद्योग का गढ़ था, ये नाम ही बोकारो के कद को बयां करता है। और ये कद रातों रात नहीं बना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इतिहास बहुत दिलचस्प है। आज जहां ये विशाल शहर खड़ा है, वो कभी माराफारी नाम का एक गुमनाम सा गांव था। माराफारी? हाँ, जिले का नाम पास से बहने वाली बोकारो नदी पर रखा गया। लेकिन असली बदलाव आया 1960 के दशक में, जब सोवियत संघ के साथ मिलकर स्टील प्लांट की नींव रखी गई। इन स्रोतों में एक बात पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया। क्या? इस प्लांट के लिए जो जमीन ली गई उसका कुछ हिस्सा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से मिला था। मतलब इस शहर की नींव में सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं, बल्कि गांधीवादी विचारधारा भी है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। ये पहलू तो अक्सर बोकारो की औद्योगिक कहानी में खो जाता है। ये दिखाता है कि भारत का औद्योगिकरण सिर्फ मशीनों का खेल नहीं था, उसमें एक सामाजिक और नैतिक पक्ष भी था। बिल्कुल। अब इतने बड़े जिले को चलाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा भी चाहिए होगा। हाँ, जरूर। बोकारो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग में है। और जिले के अंदर? जिले के अंदर 2 सब डिवीजन है, चास और बेरमो। चास शहर का प्रशासनिक केंद्र है, जबकि बेरमो कोयले के लिए मशहूर है। और इन दोनों के तहत कुल 9 ब्लॉक या प्रखंड आते हैं जो शासन को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। चंदन क्यारी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। अच्छा। यह दिखाता है कि कैसे हमारे संविधान की व्यवस्था जमीनी स्तर पर काम करती है, ताकि हर तबके को प्रतिनिधित्व मिले। और लोकसभा? ज्यादातर इलाका धनबाद लोकसभा में आता है, पर गोमिया वाला हिस्सा गिरिडीह लोकसभा में। ये सब मिलकर एक जटिल लेकिन व्यवस्थित प्रशासनिक तानाबाना बनाते हैं। किसी भी शहर की कहानी वहां की नदियों के बिना अधूरी है। और बोकारो की जीवन रेखा है दामोदर नदी। बिल्कुल। ये सिर्फ पानी नहीं देती, बल्कि यहाँ के उद्योगों का पहिया भी यही घुमाती है। और मजे की बात यह है कि ये पूरा इलाका पठारी है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा। हाँ। समुद्र तल से औसत ऊंचाई करीब 210 मीटर है। इसका सीधा मतलब है जमीन के नीचे खनिजों का खजाना, खासकर कोयला और लौह अयस्क। बिल्कुल। और यही खजाना तो बोकारो की तकदीर लिखने वाला था। और इसी पठारी जमीन के नीचे छिपे खजाने ने उस मील के पत्थर की नींव रखी जिसे हम सब बोकारो स्टील प्लांट या बीएसएल के नाम से जानते हैं। बीएसएल। इसकी स्थापना हुई 1964 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सोवियत संघ के सहयोग से? हाँ, यहाँ कुछ तारीखें बहुत अहम हैं। प्लांट बना 1964 में, लेकिन उत्पादन शुरू हुआ 1972 में। अच्छा, मतलब 8 साल बाद? हाँ, जब पहली धमन भट्ठी या ब्लास्ट फर्नेस चालू हुई। और 1978 तक ये पूरी तरह काम करने लगा। आज ये सेल के तहत भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान कुछ और है। वो क्या है? मुझे स्रोतों में एक लाइन मिली कि इसे देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कहा जाता है। ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी।
अगर इसे सोवियत संघ की मदद से बनाया गया तो ये स्वदेशी कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही इसकी खासियत है। स्वदेशी इसलिए क्योंकि भले ही टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन रूस का था, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर उपकरण, कच्चा माल और सबसे ज़रूरी जो मेहनत थी वो पूरी तरह से भारतीय थी। ओह, यह आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, जहां हमने विदेशी तकनीक को अपनी शर्तों पर और अपनी क्षमताओं के साथ अपनाया। अब समझा। ये तो वाकई गर्व की बात है। पर एक बात मुझे इन स्रोतों में और भी दिलचस्प लगी। बताइए। हम बोकारो को स्टील से जोड़ते हैं, जो निर्माण का प्रतीक है, लेकिन ठीक उसी के पास गोमिया में भारत का सबसे बड़ा बारूद कारखाना इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड है, जो विध्वंस से जुड़ा है। एक ही जिले में निर्माण और विध्वंस की इतने बड़े केंद्र होना, ये एक अजीब सा विरोधाभास नहीं है? यह एक शानदार अवलोकन है। ये दिखाता है कि औद्योगिकरण की जरूरतें कितनी विविध होती हैं। एक तरफ देश को बनाने के लिए स्टील चाहिए, तो दूसरी तरफ खदानों में विस्फोट करने और रक्षा जरूरतों के लिए बारूद भी चाहिए। बिल्कुल, और गोमिया का ये कारखाना 1955 में ही बन गया था, जिसका उद्घाटन खुद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। मतलब स्टील प्लांट से भी पहले? हाँ, काफी पहले। और स्रोतों में एक और पहला होने का जिक्र है, एशिया की पहली कोल वॉशरी करगली में। ये कोल वॉशरी क्या होती है? आसान भाषा में कहें तो कोयले को धोने की फैक्ट्री। खदान से निकले कोयले में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। वॉशरी में उसे धोकर बेहतर क्वालिटी का बनाया जाता है, ताकि स्टील प्लांट और पावर प्लांट में वो अच्छे से चल सके। एग्जैक्टली। और इन सभी उद्योगों को एक छत के नीचे लाने और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बालीडीह में BIADA यानी बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है। तो स्टील हो गया, बारूद हो गया, कोयला हो गया। मतलब इस शहर की असली ताकत सिर्फ स्टील में नहीं, ऊर्जा में भी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सोचिए, यहाँ 3 बड़े पावर प्लांट हैं। पहला बोकारो थर्मल पावर स्टेशन यानी BTPS, जो 1953 में बना, काफी पुराना है। हाँ। दूसरा चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन CTPS। ये दोनों DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का हिस्सा है। लेकिन तीसरा वाला सबसे अलग है ना? तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड यानी TVNL। हाँ, और यही बात बोकारो को खास बनाती है। TVNL DVC का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर झारखंड सरकार का अपना पावर हाउस है। अच्छा, ये राज्य सरकार का है? हाँ, ये लालपनिया में है और 90 के दशक में शुरू हुआ। इसका मतलब ये है कि बोकारो न सिर्फ देश के लिए स्टील बनाता है, बल्कि झारखंड की अपनी ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ भी है। उद्योग, मशीनें, पावर प्लांट, इस शोर शराबे के बीच बोकारो का एक शांत और आध्यात्मिक चेहरा भी है। मैंने जब लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाड़ के बारे में पढ़ा तो लगा जैसे ये कोई दूसरी ही दुनिया हो। ये बोकारो की आत्मा है। ये संथाल जनजाति का सबसे पवित्र और सर्वोच्च धार्मिक स्थल है, जो गोमिया ब्लॉक के तलपनिया में है। इसका महत्व कितना है? इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे संथालों का वेटिकन सिटी या उनका सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि उनके सामाजिक और धार्मिक मामलों के बड़े बड़े फैसले भी होते हैं। और हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है ना, अंतर्राष्ट्रीय सरना महासम्मेलन। जी हाँ, ये दिखाता है कि ये शहर अपनी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है। ये उद्योग और आस्था का एक अद्भुत संतुलन है। एक तरफ धमन भट्टियां हैं तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी आस्था का केंद्र, और ये संतुलन शहर के पर्यटन स्थलों में भी झलकता है। बिल्कुल। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की हूबहू नकल यहाँ का जगन्नाथ मंदिर। और यहाँ प्रकृति और इंजीनियरिंग का संगम भी है। तेनूघाट डैम की बात करें तो ये एशिया के सबसे बड़े अर्थन डैम्स में से एक है। अर्थन डैम मतलब ये कंक्रीट से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से मिट्टी और चट्टानों को कॉम्पैक्ट करके बनाया गया एक विशाल बांध है। वाह! और शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के लिए सिटी पार्क है, जिसमें एक आर्टिफिशियल झील और जापानी स्टाइल का बगीचा भी है। हाँ। मैं जब इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो एक चीज ने मुझे चौंका दिया। हम बोकारो को इस्पात नगरी कहते हैं, पर शायद इसका असली नाम शिक्षा नगरी या नॉलेज सिटी होना चाहिए। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। DPS, चिन्मय विद्यालय, सेंट जेवियर्स, ये तो जैसे स्कूलों का IT हब हो। इन स्कूलों ने देश भर में नाम कमाया है। ये बिल्कुल सही है। एक प्लान्ड सिटी होने का ये सबसे बड़ा फायदा था।
यहाँ देश के कुछ बेहतरीन स्कूल खोले गए ताकि जो इंजीनियर्स और कर्मचारी यहाँ काम करने आए उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। अच्छा, ये वजह थी। हाँ, और ये सिर्फ स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है। सेल का अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MTI भी यही है, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए भविष्य के लीडर्स तैयार करता है। तो ये शिक्षा का एक पूरा इकोसिस्टम है। चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 20 लाख से ज्यादा थी। हाँ, लेकिन यहाँ दो आंकड़े ज्यादा जरूरी हैं। पहला, जनसंख्या घनत्व, जो 715 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये तो काफी ज्यादा है। धनबाद के बाद राज्य में दूसरा सबसे ज्यादा है। दूसरा है साक्षरता दर, जो 72% है। ये झारखंड के औसत से काफी बेहतर है। हालांकि पुरुषों की साक्षरता जो 82.5% है और महिलाओं की साक्षरता जो 60.6% है, उसमें एक बड़ा अंतर है। सही कहा, वो एक चुनौती की तरफ भी इशारा करता है। और इस कहानी में लोक कथाओं और कला का भी रंग घुला हुआ है। फुसरों में लगने वाला हथिया पत्थर मेला इसका एक उदाहरण है। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा। मकर संक्रांति पर लगता है और इसके पीछे एक राजा और उसके हाथियों के पत्थर बन जाने की कहानी है। ऐसी कहानियां ही तो किसी जगह को जिंदा रखती हैं। और सिर्फ कहानियां ही नहीं, कला भी। यहाँ की सोहराई कला बहुत मशहूर है। सोहराई वो क्या है? ये एक तरह की पारंपरिक आदिवासी चित्रकला है जो फसल के त्योहार पर मिट्टी के घरों की दीवारों पर बनाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। ये इस क्षेत्र की कलात्मक विरासत का प्रतीक है। वाह! अब जब हमने इतनी गहराई से बात कर ही ली है, तो कुछ ऐसे तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, एक क्विक राउंड हो जाए। जैसे मैंने स्रोतों में पढ़ा कि भारत का पहला कोल बेड मीथेन यानी CBM गैस का कुआं भी यहीं पर्वतपुर में है। हाँ, और इसे ONGC चलाती है। ये दिखाता है कि बोकारो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से आगे भी देख रहा है। एक और सवाल जो अक्सर आता है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है? ये है बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 में। शहर की खेल गतिविधियों का केंद्र है। और अब अंत में भविष्य की तरफ देखते हैं। स्रोतों में 2 बड़ी योजनाओं का जिक्र है, एक हवाई अड्डा और एक स्मार्ट सिटी। बिल्कुल, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बोकारो का एयरपोर्ट लगभग तैयार है। इसके शुरू होने से यहाँ की कनेक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को फायदा होगा। हाँ, और दूसरा, चास बोकारो को एक आधुनिक स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सुविधाएं देना है। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि बोकारो सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं है। ये उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा, आस्था और संस्कृति का एक ऐसा संगम है जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी मिलती है। बिल्कुल,